हेलो दोस्तों, देखिए महाजनपद को हमने पढ़ लिया था। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद पढ़े थे हमने। उसके बाद राजस्थान के जनपद पढ़ लिए और जो अगला टॉपिक है वो मौर्य एम्पायर का है, मौर्य वंश का है। क्रम से ही चल रहा है सब कुछ, 10th क्लास का है। तो देखिए मौर्य वंश और मौर्य वंश जुड़ा हुआ था मगध से। देखिए जो भारत के मैप में प्राचीन भारत के नक्शे को अगर देखें तो यहां था मगध और ये मगध उसी प्रकार प्रसिद्ध था प्राचीन काल में जिस तरीके से आज दिल्ली प्रसिद्ध है। भारत की सरकार दिल्ली में बैठ के पूरे भारत पर शासन करती है, उसी तरह शासन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु प्राचीन काल में मगध हुआ करता था। अब जो मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी हमने महाजनपदों में पढ़ी थी। मगध महाजनपद अगर वर्तमान से तुलना करें तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था ये? इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी और किसने बसाया था मगध महाजनपद को? मौर्य वंश पढ़ने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है। अगर मगध को देखें, वर्तमान से तुलना करके देखें इसकी, तो वर्तमान में पटना, गया, शाहबाद, यानी पटना, गया और शाहबाद तीनों के तीनों जिस क्षेत्र में है बिहार के अंदर, इसी क्षेत्र के स्थान पर मगध महाजनपद हुआ करता था। अब देखिए वर्तमान से तुलना होगा इसकी। मगध किसने बसाया था, वास्तविक संस्थापक कौन था इसका? तो देखिए अगर वास्तविक संस्थापक देखें मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना गया है। बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना की थी इन्होंने और हर्यक वंश की स्थापना की थी इन्होंने मगध में, और मगध में साम्राज्य विस्तार सबसे पहले किया था, इसलिए वास्तविक संस्थापक की संज्ञा बिंबिसार को प्रदान की गई है। राजधानी की अगर बात करें कि मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी हमने महाजनपदों में पढ़ी थी, राजगृह या गिरिब्रज। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था हर्यक वंश का। बिंबिसार ही वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं मगध के। पटना, गया और शाहबाद इन क्षेत्रों की जगह जनपद हुआ करता था। राजधानी इसकी राजगृह या गिरिब्रज थे। अगर विशेष उल्लेख की बात करें तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली माना गया था। इसकी राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह या गिरिब्रज थे। इसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था जो हर्यक वंश का संस्थापक भी था। वर्तमान में पटना, गया और शाहबाद जो जिले फैले हुए हैं, उन्हीं जिलों के स्थान पर मगध महाजनपद हुआ करता था। अब देखिए हर्यक वंश आया है इसमें, तो निश्चित ही मगध पर वंशों का जो शासन क्रम था वो इस प्रकार था।
हर्यक वंश, बिंबिसार इस वंश के संस्थापक थे, साथ ही मगध के भी वास्तविक संस्थापक थे। पहला वंश जिसने मगध पर शासन किया वो हर्यक वंश था। दूसरा था शिशुनाग वंश, और जो तीसरा वंश था वो नंद वंश था। यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों वंशों ने शासन किया था सबसे पहले। उसके बाद जो शासन था मौर्य वंश के हाथों में गया था मगध का। हर्यक वंश में बिंबिसार को पढ़ लिया, और हर्यक वंश में ही एक शासक थे उदयन। अजात शत्रु के पुत्र थे ये उदयन। उदयन का नाम इसलिए आता है इसमें क्योंकि प्रारंभिक राजधानी राजगृह और गिरिवरस थी, उस राजधानी को उन्होंने बदल दिया और मगध की सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी उन्होंने। उदयन के द्वारा, जो कि हर्यक वंश के थे, उनके द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी सबसे पहले बनाई गई थी मगध महाजनपद के। शिशुनाग वंश, अगर शिशुनाग वंश पढ़ें तो शिशुनाग इस वंश के संस्थापक थे, और शिशुनाग वंश में एक शासक का नाम आता है कालाशोक। काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था इस शासक को। कालाशोक से ऊपर शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग के बाद कालाशोक। तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर, यानी मगध की जो राजधानी चेंज की थी उदयन ने पाटलिपुत्र, इस पाटलिपुत्र को बदल दिया और मगध की राजधानी बना दी वैशाली। उदयन ने बनाई थी राजगढ़ और गिरिवरस से पाटलिपुत्र, शिशुनाग ने बना दी वैशाली, और इस वैशाली को फिर चेंज कर दिया इसी के पुत्र कालाशोक ने, और दोबारा पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। यानी पाटलिपुत्र को चेंज करके वैशाली बनाया गया था राजधानी, और वैशाली को चेंज करके कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को बना दिया, जो कि शिशुनाग वंश का था। इसके बाद जो वंश था नंदवंश, महानंदन, जिन्हें पदम नंद के नाम से भी जाना जाता है, महानंदन इस वंश के संस्थापक थे। देखिए इस वंश के संस्थापकों में महानंदन प्रमुख थे जो संस्थापक थे इसके। अंतिम शासक का नाम ज्यादातर आता है घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, घनानंद जुड़े हुए हैं मौर्य वंश से। कैसे? घनानंद एक आलसी शासक था नंद वंश का। भारत पर कोई आक्रमण करने वाला है या आक्रमण हो रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं था। हमने पढ़ा था 326 बीसी सिकंदर का आक्रमण भारत पर, और देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी थी, यहाँ अरब सागर था और नीचे हिंद महासागर था। इस क्षेत्र से आक्रमण करना आसान नहीं था, इसलिए आक्रमणों का ज्यादा खतरा उत्तर पश्चिमी दिशा से होता था, और उत्तर पश्चिमी दिशा से ही आया था सिकंदर 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करने के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्राचीन विश्वविद्यालयों में गिना जाता था, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे उस टाइम पे
चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको। चाणक्य को जैसे ही पता चला कि सिकंदर का आक्रमण हो गया है तो उसने सभी शासकों को जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक शासक आपस में जुड़ेंगे नहीं सिकंदर का सामना नहीं किया जा सकता। और इसी गुण के कारण वो घनानंद के पास भी गए थे कि उनको भी इसकी सूचना देना जरूरी है कि सिकंदर का आक्रमण हो गया है। तो जैसे वो घनानंद के पास गए, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद ने ये कहा था उनसे कि मैं एक शासक हूं और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ब्राह्मण मुझको सलाह दे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यानी अपमान कर दिया सभा में घनानंद ने चाणक्य का। तो चाणक्य ने उस सभा में कसम खाई थी कि मैं जब तक घनानंद को मगध के सिंहासन से नहीं हटा दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तो चाणक्य इस बात को कहकर मगध से निकल गए। तो रास्ते में एक बच्चा उनको दिखाई दिया था। उस बच्चे में एक कला थी, वो एक डंडे को चारों तरफ घुमा रहा था हाथ से जैसे घुमाते हैं। उस कला को देखा चाणक्य ने कि एक छोटा सा बच्चा होकर डंडे को गोल गोल घुमा रहा है, वो भी तेज स्पीड में, तेज गति से। तो चाणक्य ने ये सोचा कि अगर इस बच्चे को मैं थोड़ी सी शिक्षा और दे दूं तो ये बच्चा आगे चलकर एक महान योद्धा बन सकता है, महान शासक बन सकता है। तो उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उस बच्चे को शिक्षा दी, युद्ध की नीतियां सिखाई। वही बच्चा आगे चलकर चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। और चंद्रगुप्त ने जब वो युद्ध कला में निपुण हो गया तो चाणक्य ने उसको मगध पर आक्रमण करने के लिए भेजा और मगध पर आक्रमण करके घनानंद को सिंहासन से हटा दिया। घनानंद की हत्या कर दी और घनानंद को सिंहासन से हटाकर नंदवंश समाप्त कर दिया। और नंदवंश जैसे ही समाप्त हुआ नया वंश स्थापित हो गया मगध पर, मौर्य वंश। और मौर्य वंश के पहले राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ये जो वंश हैं समझ में आ गए। मगध हमने पढ़ा था कि मगध जरूरी है। मगध की तुलना की थी हमने पटना, गया और शाहबाद, इन क्षेत्रों की जगह मगध महाजनपद हुआ करता था। बिहार के अंतर्गत आता था ये। वर्तमान में बिहार जो राज्य है उसी के अंतर्गत था प्राचीन काल में मगध। वास्तविक संस्थापक जो था मगध महाजनपद का वो बिंबिसार को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश का भी संस्थापक था। इसकी राजधानी प्रारंभिक राजगृह थी या गिरिवृष थी मगध की। विशेष बात यह है इस महाजनपद के बारे में कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगर वंशों की बात करें कि मगध पर शासन कैसे कैसे किया था वंशों ने, तो सबसे पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक था उदयन। उदयन ऐसा शासक था जिसने मगध की राजधानी को राजगृह गिरिवृष से बदल के पाटलिपुत्र कर दिया। और पाटलिपुत्र करके जब शिशुनाग वंश आया तो शिशुनाग वंश के एक राजा थे शिशुनाग, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। उन्होंने राजधानी फिर चेंज कर दी और वैशाली को बना दिया राजधानी। शिशुनाग के बाद कालासुर जब शासक बना शिशुनाग वंश का तो उन्होंने वैशाली को फिर चेंज कर दिया और राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। इसके बाद जो वंश आया वो नंद वंश था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, एक विलासी शासक था, आलसी शासक था। सिकंदर आक्रमण कर रहा है, इसकी सूचना जब चाणक्य ने जब इनको दी थी तो उन्होंने चाणक्य का अपमान कर दिया। तो अपमान करने के फलस्वरूप चाणक्य ने पूरे मगध साम्राज्य से नंदवंश के शासन को समाप्त करने की कसम खाई थी। तब जाकर उन्होंने एक बच्चे को शिक्षा दी, युद्ध नीतियां सिखाई। वही बच्चा आगे चल के चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त ने फिर आक्रमण किया मगध पे, घनानंद को मारकर मगध पर एक नया वंश स्थापित कर दिया मौर्य वंश के नाम से। मौर्य वंश के जो पहले राजा बने थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो मौर्य वंश था कुल 9 राजा हुए थे, इसमें 9 शासक हुए थे, जिनमें से महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार और तीसरा था अशोक सम्राट। और इस वंश का जो शासन काल था वो 323 BC से लेके
185 BC तक था। BC बिफोर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के बाद का शासन काल है ये। वे सभी घटना जो ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई थी वो BC हैं। बिफोर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ईसा पूर्व कहते हैं इसे। और जो घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी उनको AD कहते हैं। AD में लिखा जाता है यानी ईसवी में। एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय AD, एनो डोमिनी ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय BC, बिफोर ऑफ द जीसस क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। यहाँ तक हो गया, मगध हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम कि शासक कैसे हुए मगध महाजनपद पर और मौर्य वंश में। इस नक्शे को दोबारा बना देता हूं मैं। मौर्य वंश और इसका शासनकाल था 323 BC से लेकर 185 BC, यानी इस वंश ने 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और कुल शासक हुए थे इस वंश में 9। इस वंश का जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के अगर शासनकाल की बात करें कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो इनका शासनकाल 323 BC से शुरू हुआ था और 298 BC तक चला था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, यहाँ पहले पढ़ चुके हैं कि मौर्य वंश स्थापित किया था, इनके गुरु थे चाणक्य। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो इनके जो पिता थे ये माना गया, इनके पिता का नाम राजा नंद था। और इनकी माता का नाम मोरा। मोरा पुत्र होने के कारण ही मौर्य कहलाए थे ये, यानी जो चंद्रगुप्त थे वो मोरा पुत्र थे। मोरा नाम था इनकी माता का, और मोरा पुत्र होने के कारण ही इनको नाम से जाना गया चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था मगध की, वो पाटलिपुत्र को बनाया था। और इसी पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है, और पटना राजधानी है बिहार की। पिता का नाम राजा नंद था, इनकी माता का नाम मोरा था, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, और पटना राजधानी है बिहार की। अगर इनके प्रधानमंत्री की बात करें, जिनको सलाह देने वाले थे, इनके गुरु भी थे, उनका नाम चाणक्य था। चाणक्य इनके गुरु थे।
जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बन गए तो कैसे फैलाया था उन्होंने अपने साम्राज्य को। यहाँ मगध हो गया, ऐसे था इनका साम्राज्य। इस प्रकार इनका साम्राज्य फैला हुआ था। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान है। ऐसे इनका साम्राज्य फैला हुआ था। मगध इनके शासन का केंद्र बिंदु था। मगध में रहकर इन्होंने साम्राज्य को फैलाया था। द लिबरेटर ऑफ इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता, द लिबरेटर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तिदाता का मतलब है कि जब मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस टाइम पे जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे वो सब विदेशी आक्रमण रुक गए। किसी विदेशी ने आक्रमण करने की योजना नहीं बनाई थी, तो मुक्तिदाता के नाम से इनको जाना गया था। और इनके जो नाम हैं वो नाम भी मिलते हैं, यूनानी लेखक बताते हैं। एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के नामों का इनसे उल्लेख किया है। जो उन्होंने ऐतिहासिक रचनाएं लिखी थी उस टाइम पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जगह उन्होंने ये नाम इस्तेमाल किए थे, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बन गए तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैसे साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया तो विदेशियों को पता लगने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसे साम्राज्य विस्तार होता रहा तो एक दिन हमारे क्षेत्र भी चले जाएंगे। तो बेबीलोन, इस बेबीलोन को इराक कहते हैं वर्तमान में। इसी बेबीलोन के राजा थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। और सेल्यूकस निकेटर ने जैसे योजना बनाई और जैसे वो चंद्रगुप्त मौर्य को पता चली, दोनों के बीच युद्ध का ऐलान हो गया। 305 बीसी, 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों के बीच युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी में। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी हुए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथियों की एक विशाल सेना थी जिसका सामना नहीं कर पाए सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए, इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने एक संधि प्रस्ताव भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और वो संधि प्रस्ताव इन्होंने भेजा था 303 बीसी में। 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेल्यूकस निकेटर ने संधि प्रस्ताव भेजा। उस संधि की शर्तों को मान लिया। संधि में लिखा हुआ था कि हम किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, हेलेना नाम था उनका। तो हेलेना से विवाह करने का प्रस्ताव भी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था सेल्यूकस निकेटर को, और उसको मान भी लिया था सेल्यूकस निकेटर ने। तो हेलेना से विवाह कर लिया, और हेलेना से जैसे ही विवाह किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को
500 हाथी दान में दिए थे। हेलेना से विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए। इन 500 हाथियों के दम पर ही एक युद्ध लड़ा था सिल्यूकस निकेटर ने बेबीलोन में, इप्सन का युद्ध, और इसी हाथियों के कारण वो युद्ध जीत गए थे और सम्राट बन गए, शक्तिशाली सम्राट बन गए सिल्यूकस निकेटर बेबीलोन के। और देखिए सिल्यूकस निकेटर को तो मिल गए 500 हाथी। उसके बाद सिल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 4 राज्य दान में दिए थे। एक तरीके से कन्यादान भी कह सकते हैं। कन्यादान को 4 राज्य कौन कौन से दिए थे, देखिए एक बार और देख लें। से मौर्य वंश का जो शासन काल था वो 323 बीसी से लेके 185 बीसी तक चला था। कुल 9 शासक हुए थे इस वंश में। पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 323 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनके पिता का नाम राजा नंद था और माता का नाम मुरा था। मुरा पुत्र होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने गए। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे, इनके गुरु थे। इसके अलावा यूनानी लेखकों के नाम बताएं, एंड्रोकोटस जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम थे। बेबीलोन यानी जो कि वर्तमान में इराक है, उसके शासक थे सिल्यूकस निकेटर। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसी आक्रमण को एक युद्ध का रूप मिल गया था 305 ईसा पूर्व में। और 305 ईसा पूर्व में सिल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें सिल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद 303 ईसा पूर्व दोनों में संधि हो गई। उस संधि के आधार पर युद्ध विराम कर दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया सिल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सिल्यूकस निकेटर को दान में दिए थे। इन्हीं 500 हाथियों के दम पर उसने बेबीलोन में युद्ध भी जीता था। और चंद्रगुप्त मौर्य को सिल्यूकस निकेटर ने 4 राज्यों को दान में दिया था, कन्यादान में दिया था। वो 4 राज्य कौन कौन से थे, पहला राज्य काबुल था, दूसरा कंधार था, तीसरा हेरात था, और चौथा मकरान था। ये 4 राज्य सिल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। वर्तमान की देखें तो ये तीनों के तीनों अफगानिस्तान के अधीन आते हैं। और मकरान की अगर बात करें तो ये क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन आता है वर्तमान में, और स्थलीय क्षेत्र है ये। इन 4 राज्यों को दिया था सिल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखिए ये सब कुछ हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार कर लिया। उत्तर भारत में ज्यादा साम्राज्य था उनका, और दक्षिण भारत में भी साम्राज्य विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि उन्होंने दक्षिण में भी आक्रमण करके अपने साम्राज्य को फैलाया था। इसकी जानकारी 2 तमिल ग्रंथों से हमें मिलती है। तमिल भाषा के 2 ग्रंथ। पहला ग्रंथ एहनानुरु और दूसरा है मुर्नानुरु। तमिल भाषा के 2 ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि उत्तर भारत में तो साम्राज्य था ही चंद्रगुप्त मौर्य का, और दक्षिण में भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। इसकी जानकारी तो तमिल भाषा ग्रंथों से मिलती है। पहला एहनानुरु और दूसरा मुर्नानुरु था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी था
लेकिन जैन धर्म की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, और जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली? भद्रबाहु से। एक जैन भिक्षु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में आता है, वर्तमान कर्नाटक के अधीन आता है। श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, जो संलेखना पद्धति है वो एक तरीके से जल समाधि है। जल समाधि ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में आता है ये बातें 298 ईसा पूर्व की हैं। जैन धर्म की शिक्षा ली थी जैन भिक्षु भद्रबाहु से। ये जो 4 राज्य हैं, काबुल, कंधार और हेरात और मकरान, ये चारों राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिए थे, कन्यादान में दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। देखिए, और युद्ध भी हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में। उस युद्ध में हार गया था सेल्यूकस निकेटर। उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। और देखिए, इसमें एक और बात है, मेगास्थनीज का नाम और आता है इसमें। मेगास्थनीज युद्ध के बाद जब दोनों के बीच युद्ध हो गया 305 ईसा पूर्व, तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को, जो उसके दरबार में रहता था, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। और मेगास्थनीज को जैसे उसने अपना राजदूत बनाकर भेजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने। देखिए, ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक आएगा वो बिंदुसार होंगे, जो इन्हीं के पुत्र थे। धन्यवाद।